एपिसोड 6 सुमति और देवकाला। राम सहाय प्रेम को देखकर अपने मन में अटकले लग रहा था, तभी एक घोड़ा गाड़ी ठीक वैद्यशाला के सामने आकर रुक जाती है। उस गाड़ी की आवाज सुनकर सभी लोगों का ध्यान वैद्यशाला के बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी पर जाता है, जिसमें से दो युवती निकलकर बाहर आ रही थी। उन दोनों खूबसूरत युवतियों को देखकर एक आदमी धीरे से अपने पास खड़े आदमी से कहता है, अरे क्या यह सेनापति दीना प्रसाद की बेटी देवकला है? हाँ, यह वही है। सच में इन्हें ऐसे ही राज्य की सबसे सुंदर महिला नहीं कहा जाता है? आदमी की बात सुनकर दूसरा आदमी कहता है, महाराज कुशांत प्रताप सिंह के सेनापति दीना प्रसाद की बेटी देवकला, जिसे उस राज्य की सबसे सुंदर महिला होने का खिताब मिला हुआ था। देवकला की सुंदरता ऐसी थी कि जिसे एक बार कोई इंसान देख ले तो उसकी सुंदरता में खो जाए। गोरा बदन, लंबे काले रेशमी बाल, सुरीदार गार्डन और पूरी कामुकता की देवी, जिसे देखकर उसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी अपने शब्दों में नहीं कर सकता था। वैद्यशाला में मौजूद सभी पुरुषों की सांसें तेज हो जाती है, यहाँ तक कि राम सहाय जो प्रेम के पास खड़ा होता है उसकी भी सांसें तेज हो जाती है। देवकला पर नजर प्रेम की भी पड़ती है, लेकिन उस पर देवकला की सुंदरता का कोई असर नहीं पड़ता है। प्रेम ने अपनी हाईटेक दुनिया में देवकला से भी ज्यादा सुंदर लड़कियां देखी हुई थी। जब उन्हें देखकर प्रेम को कुछ नहीं हुआ तो भला देवकला को देखकर उसे क्या होता? प्रेम ने तो देवकला से ज्यादा सुंदर लड़कियों को अपनी बातों में उलझाकर उनकी चीजों को चुराया था, तो भला देवकला की शरीर की खूबसूरती प्रेम को कैसे लुभा सकती थी? अपने ऊपर इतने लोगों की नजरों को देखकर देवकला के चेहरे की मुस्कान थोड़ी खिल जाती है। देवकला को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। देवकला अपने से कम खूबसूरत या फिर काले लोगों को जरा भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उनका मजाक बनाया करती थी। वैद्यशाला में मौजूद सभी लोग देवकला को वैद्यशाला के अंदर आते हुए देखकर तुरंत उसे रास्ता देने लगते हैं। यह देखकर देवकला के चेहरे की मुस्कान और बढ़ जाती है। देवकला जैसे ही अंदर जाने लगती है, तभी वापस वही लड़का जिसने प्रेम को रोक दिया था वह आता है और देवकला को बड़े ही सम्मान के साथ रोकते हुए कहता है, वैद्य जी अंदर किसी का इलाज कर रहे हैं, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकती है? उस लड़के ने यह बात इस तरह से कही थी कि जिसे देखकर देवकला के चेहरे की मुस्कान थोड़ी और खिल जाती है। लड़के को देखकर कोई भी समझ जाता कि वह लड़का यह बात कह नहीं रहा था, बल्कि एक तरह से देवकला से अनुरोध कर रहा था कि वह इस वक्त अंदर ना जाए। लड़के के बात करने का तरीका वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा उसने प्रेम से किया था। इस वक्त लड़का कमर से आधा झुका हुआ था और देवकला के पैरों की तरफ देख रहा था, ताकि उसकी नजरें अपने सामने खड़ी लड़की से ना मिल जाए। वैसे भी पहले से ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उसने इस बार देवकला की आंखों में देख लिया तो पता नहीं खुद को रोक पाएगा या नहीं। यही सब सोचकर लड़का देवकला के चेहरे की वजह उसके पैरों को देख रहा था। देवकला उस लड़के के बात करने के तरीके से और उसके अदब से संतुष्ट होकर अपना सर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ देर इंतजार कर लेती हूँ। इतना कहकर देवकला प्रेम के साइड में बैठ जाती है। देवकला की आवाज सुनकर जिन लोगों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, उन लोगों के दिल को मानो स्प्रिंग लग गया हो, उनके दिल और तेजी से धड़कने लगते हैं। उनमें सबसे ज्यादा खराब हाल बूढ़े लोगों का था, जो अपने बिना दांत के जबड़े को दबाकर लंबी लंबी सांस ले रहे थे। देवकला के बैठ जाने के बाद जो ग्राहक वैद्यशाला के अंदर खड़े थे वह तुरंत अपना अपना सामान लेकर वहां से जाने लगते हैं, ताकि उन लोगों को और देवकला को ना देखना पड़े। देवकला के साथ जो लड़की वैद्यशाला के अंदर आई थी वह भी देवकला के पास में ही बैठ जाती है। देखने से साफ पता चल रहा था कि वह लड़की देवकला की दासी नहीं बल्कि कोई मित्र है जो देवकला के पास बैठी हुई थी। देवकला के पास जो लड़की बैठी हुई थी वह काफी खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी, मानो उनमें बहुत सारे राज दफन हो। देवकला के पास बैठी हुई लड़की अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ देवकला से कहती है, देवकला, मुझे सुनने में आया है कि तुम्हारे पिता ने महाराज से तुम्हारे रिश्ते की बात की है, क्या यह सच है? राज्य के सेनापति दीना प्रसाद ने अपनी बेटी देवकला के रिश्ते के बारे में एक बार महाराज से बात की थी, लेकिन उस वक्त महाराज ने उस बात को किसी और दिन के लिए टाल दिया था। देवकला अपने पास बैठी हुई लड़की की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य के भाव अपने चेहरे पर दिखाते हुए कहती है, सुमति, क्या तुम्हें यह सुनने में नहीं आया है कि महाराज ने मेरे विवाह की बात को टाल दिया था? देवकला की बात सुनकर सुमति के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सुमति किसी बड़े मंत्री या फिर राज परिवार की लड़की नहीं थी, लेकिन सुमति राज्य के सबसे अमीर परिवार की लड़की थी। इसी वजह से उसके देवकला के साथ अच्छे संबंध थे।
देवकला की बात सुनकर सुमति अपनी आंखों में चमक लेकर देवकला से पूछती है, देवकला अगर तुम्हारा विवाह राज परिवार में होता तो तुम किससे विवाह करती? मैं इतना कहकर देवकला अपने मन में कुछ सोचने लगती है। प्रेम जो उन दोनों लड़कियों के पास में ही बैठा था, जिस पर अभी तक उन दोनों का ध्यान नहीं गया था, राज परिवार का नाम सुनते ही प्रेम के कान खड़े हो जाते हैं। भले ही प्रेम को प्रेम प्रताप की यादों से राज परिवार के बारे में काफी कुछ पता हो, लेकिन फिर भी प्रेम अपने अनुभव के हिसाब से राज परिवार की स्थिति को जानना चाहता था। इसीलिए जैसे ही प्रेम को राज परिवार के बारे में कोई बात सुनने को मिलती, वह तुरंत ध्यान से उस बात को सुनता। देवकला कुछ सोच विचार करने के बाद कहती है, अगर कोई मुझसे मेरी पसंद पूछता तो मुझे राजकुमार संजय प्रताप सिंह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति लगते हैं, और मैं क्या राज्य की सभी लड़कियां उनसे ही विवाह करना चाहती है? देवकला की बात गलत नहीं थी। लड़कियां उन लोगों की तरफ जल्दी आकर्षित होती हैं जिन लोगों के पास प्रतिभा या फिर कोई खास पदवी होती है। यह इस दुनिया का नियम था। सुमति दुनिया के इस नियम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए सुमति देवकला की तरफ देखते हुए कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। राजकुमार संजय प्रताप सिंह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर लड़की को उस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो लड़की से प्यार करे, ना कि लड़की के पसंद की। जो आपसे प्यार करेगा वह प्यार एक सच्चा प्यार होता है। अगर आप किसी इंसान को प्यार करते हैं और वह इंसान आपको प्यार नहीं करेगा तो यह सिर्फ एक समझौता माना जाता है। सुमति यह सारी बातें देवकला को समझा रही थी, जिसे सुमति की बातें समझ भी आ रही थी। लेकिन प्रेम के सर से सुमति की सारी बातें किसी भूत की तरह उड़कर जा रही थी। प्रेम को सुमति की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी कि सुमति क्यों और किसके बारे में यह सब कह रही थी। देवकला फिर सुमति की तरफ अपनी आंखों में चमक लेकर देखते हुए पूछती है, मैंने तो बता दिया है कि अगर मेरे पसंद की शादी होती तो मुझे किससे शादी करनी है, लेकिन तुम भी तो बताओ कि तुम्हें अभी तक कोई मिला या नहीं जिससे तुम विवाह कर सको। देवकला की बात सुनकर सुमति हंसते हुए कहती है, मैं केवल उस इंसान से विवाह करूंगी जो झूठ ना बोलता हो, चोरी ना करता हो, बेवजह किसी को क्रोध न दिलाता हो और जो आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा में प्रवीण हो। अगर किसी इंसान में इतनी सारी खूबियां होंगी तभी मैं उससे विवाह करूंगी। सुमति की बात सुनकर देवकला का मुंह खुला का खुला रह जाता है। देवकला भले ही राज्य के सेनापति की बेटी थी, लेकिन कभी भी उसने अपनी हैसियत से ज्यादा बड़े इंसान से विवाह करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन देवकला को क्या पता था कि उसकी यह मित्र सुमति के मन के विचार इतने बड़े और उलझे हुए होंगे। सुमति को अपने जीवनसाथी के बारे में इतनी सारी बातें करते हुए देखकर देवकला सुमति को रोकते हुए कहती है, ठीक है, मैं समझ गई कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि यह लड़का तुम्हें झेल पाएगा। देवकला की बात सुनकर दोनों लड़कियां हंसने लगते हैं। उन दोनों लड़कियों के साइड में बैठे हुए प्रेम की नज़र काफी देर से उन लड़कियों के पहने हुए आभूषणों पर थी। एक चोर होने की वजह से प्रेम अपनी आदतों से मजबूर था। जैसे ही प्रेम के सामने वह दोनों लड़कियां आई थी, तभी से प्रेम की नज़र उन दोनों लड़कियों के पहने हुए आभूषणों पर थी। प्रेम उन लड़कियों के आभूषणों को देखकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह कितने के होंगे। प्रेम ने अपनी दुनिया में काफी चीजें चुराई थी, उनमें पैसा, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ था, लेकिन जिस दुनिया में प्रेम था उस दुनिया के आभूषण शुद्ध सोने के थे और उनकी कीमत हाईटेक दुनिया के आर्टिफिशियल और कम शुद्धता वाले सोने के आभूषणों से नहीं की जा सकती थी। प्रेम अपने पास बैठी लड़कियों के आभूषणों को देख रहा था, तभी सुमति को कुछ एहसास होता है जैसे कि उसे कोई देख रहा है। सुमति की नज़र तुरंत अपने पास बैठे हुए लड़के पर जाती है, जिसके पैर में और शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी थी और जिस पर पट्टियां बंधी थी। सुमति देखती है कि उस लड़के की नज़र कहाँ है। समिति को जैसे ही एहसास होता है कि लड़का कहाँ देख रहा है, सुमति तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और लड़के पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास बैठने की, और तुम हम लोगों की तरफ कब से घूरे जा रहे हो। सुमति अपने पास बैठे हुए लड़के से कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन वैद्यशाला में और लोगों के होने की वजह से सुमति अपने सामने बैठे हुए लड़के से सिर्फ इतना ही कहती है। सुमति के अचानक से खड़े होने की वजह से देवकला भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और सुमति से पूछती है, सुमति आखिर बात क्या है, तुम इतनी परेशान और गुस्से में क्यों हो। इतना कहने के बाद देवकला का भी ध्यान अपने पास बैठे लड़के पर जाता है, जिसे देखकर देवकला के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। प्रेम ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे और उसकी चोटों की वजह से प्रेम किसी की भी पहचान में नहीं आ सकता था। देवकला अपने पास बैठे हुए अजीब इंसान को देखते हुए कहती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो।
देवकला और सुमति जिस वक्त बैठी थी उस वक्त उन लोगों ने प्रेम पर ध्यान नहीं दिया था। उन लोगों को लगा था कि उनके पास में कोई साफ सुथरा और सज्जन इंसान बैठा होगा जिसे वैद्य जी की जरूरत थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पास में एक गंदा और बेकार सा दिखने वाला इंसान बैठा होगा जिनकी शक्ल चोरों की तरह होगी। प्रेम अचानक से दोनों लड़कियों के खड़े हो जाने पर थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन उन लोगों की बातें सुनकर कुछ कहता नहीं है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता है। प्रेम वैसे भी अपने नए शरीर प्रेम प्रताप के अंदर ऐसी टूटी फूटी हालत में खुद को देखकर काफी परेशान था। यह मुसीबत प्रेम के लिए काम नहीं थी जो यह दो लड़कियां उस पर बेवजह चिल्ला रही थी। प्रेम अपने मन में सोचता है, आखिर इन दोनों को मुझसे दिक्कत क्या है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह दोनों बेकार में अपना गला खराब कर रही है। माता पिता के चले जाने के बाद प्रेम ने काफी जिल्लत और लोगों के ताने सहे थे, इसीलिए प्रेम अब ऐसा बन गया था कि अगर उसे कोई गाली दे दे तब भी प्रेम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रेम तो उन लोगों को ऐसे देखता था जैसे कि उसने किसी पागल को देखा हो, और प्रेम ऐसा इस वक्त भी कर रहा था। प्रेम अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को ऐसे देख रहा था कि मनो उन दोनों से बड़ा पागल यहाँ पर कोई भी ना हो। अपने सामने बैठे लड़के के चेहरे के इतनी अजीब भाव देखकर सुमति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सुमति अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, देखो तो घूर तो ऐसे रहा है जैसे कि हम लोग दोषी हो। आखिर यह है कौन? अगर एक बार मुझे इसके बारे में पता चल जाए तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे हमेशा पछतावा होगा इसने किसको नाराज किया है। इतना सोचकर सुमति देवकला की तरफ देखकर धीरे से उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर देवकला के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। देवकला वैद्यशाला में काम करने वाले एक लड़के को अपने पास बुलाती है और उसके कान में धीरे से कुछ कहती है, जिसे सुनकर लड़का हैरान होकर देवकला की तरफ देखने लगता है। लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक सातिर लोमड़ी भी हो सकती है। लड़का पहले तो देवकला के दिए गए काम को करने से साफ मना कर देता है, लेकिन जब देवकला लड़के को धमकी देती है तो लड़का काम करने के लिए मान जाता है और फिर वहां से चला जाता है। प्रेम यह सारी चीजें अपनी जगह पर बैठकर देख रहा था। प्रेम को यह तो नहीं पता था कि इस खूबसूरत लड़की ने वैद्यशाला के लड़के से क्या कहा था, लेकिन प्रेम इतना तो समझ गया था कि जो कुछ भी कहा हो, लेकिन यह चीज उसके लिए अच्छी नहीं थी। टू बी कंटिन्यू।